आप सिक्योर किसी भी चीज को जस्ट 90% तक कर सकते हो, 10% आपकी चीज जो है वो अनसिक्योर रहती है। सिक्योरिटी इज अ मिथ, कभी भी 100% नहीं हो सकती। हम गूगल क्रोम पे भी आजकल पासवर्ड सेव कर देते हैं, ये देखो अगर प्रैक्टिस उसमें बोला कि पासवर्ड भेजे तो वो सिक्योर होते हैं, मुझे उसमें तो डर लगता है कि 2 बिलियन रेस्टोरेंट यूजर का डेटा ओवरऑल वर्ल्ड से निकला है और वो तमाम पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, डेबिट कार्ड के नंबर्स आपके तमाम डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहिए और अपने आप को पढ़ाना चाहिए, इसमें सर्विसेज देना चाहे तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से एजुकेशन हासिल करेगा? अगर ये होता है कि आप जो भी कीज प्रेस करेंगे वो तमाम मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। वेबसाइट xyz.pakistan postal code करके वो सब डोमेन से रिडायरेक्ट करके उसने पास लिखा। अच्छा, जब मैंने कार्ड चार्ज किया ना 250 dirham कट गए थे। उसके बाद वो बोलता रिफ्रेश आपका कार्ड नहीं लगा। मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है, 250 dirham कट गए यार, क्या मसला है? बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे पास तो सीवीज आती हैं, अब मैं क्या करूं? आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड ना करें, क्लिक राइट, आप उसको क्रोम के अंदर ही ओपन करें। सीवी ओपन हो जाएगी, आपकी समझ में आती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू देम। अदरवाइज अगर वो ओपन नहीं होती है वहां पे तो देयर इज समथिंग फिशी इन दैट। अपने आप को अवेयरनेस चाहता हूँ कि यार इस तरह के हैक्स चल रहे हैं, तो डेली टू डेली अब हम अपने आपको अपडेट करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं? जो बड़ी इदारे होते हैं वो बड़े इदारे अपने पास एक हनी पॉट क्रिएट करके रखते हैं, यानी कि सर्वर का एक कॉपी करके रख रहे होते हैं कि इन केस अगर वो आता है तो सर्वर से कुछ थोड़ा सा पहले एक समझे कॉपी सर्वर उनका मौजूद होता है, वो उसमें आके डेटा लेगा, उसमें इतना डेटा होता है जो देने लायक होगा। अस्सलाम वालेकुम अज़मत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन आप बताएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत हम जिस टॉपिक पे हमारा सोशल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी तक मैंने उसको कवर भी नहीं किया। बिफोर डाइविंग मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन आ जाए, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड और थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मैंने ये कि कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मास्टर्स जो है मेरा एमबीए मार्केटिंग के अंदर है एंड मास्टर्स अभी सेकेंडली जो है मैं इसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी है, मैं साइबर सिक्योरिटी भी करने जा रहा हूँ। इसके अलावा सर्टिफिकेशन मेरे पास कुछ इंटरनेशनल्स है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से CH हो गया आपके पास, मैं सीसम का सर्टिफाइड हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री के अंदर साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। फर्दर इज दैट ऑटोमेशन की, जिस तरह से बात की, ऑटोमेशन और AI के आने के बाद तो सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ही आप देख रहे हैं कि इन्हेंसमेंट हो गई है। लाइक जितनी हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं उतने ही आपके पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी के खतरा जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो आपको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत लाजमी पड़ती है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स भी आपकी जो है वो AI यूज कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी चीज़ें थी समझे जो एक नॉर्मल बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है हैक करने के लिए, अब AI आपकी बहुत सारी चीज़ों में हैकर्स को हैक कर रहा होता है। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गई इन चीज़ों में। लेकिन अब ये कि उसको भी मजीद में कि जितनी वही बात है, जितनी एडवांसमेंट AI की होगी उतनी ही एडवांसमेंट आपकी सिक्योरिटी की हो रही होती है। तो मज़ा आता है इस काम के अंदर। नहीं, मैं यही बात सोच रहा था कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जैसे हम अभी कंटेंट खुद लिखवा रहे हैं, पहले हम टाइप करते थे, जब AI इतना स्मार्ट हो गया तो पासवर्ड हैकिंग में भी तो स्मार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें हमारे पास जैसे कि अगर हम ब्रूट फोर्स एक अटैक होता है तो उसमें क्या करते हैं कि प्रॉपर एक डिक्शनरीज होती है, जिसमें डिक्शनरी आपकी होती है ऑक्सफोर्ड की, एक ही आपके पास 2012-15 में जब पढ़ता था ना, वो जो एडमिन पासवर्ड एक एडमिन पासवर्ड वो मार के घुस जाते थे हम। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब प्रॉपर डिक्शनरीज होती हैं जिसमें कोई तकरीबन समझे 1 मिलियन तक जो है पासवर्ड्स मौजूद होते हैं। वो डिक्शनरी हम एक अपने टूल के अंदर लगाते हैं, लाइक बर्बसूट के अंदर, और उसके बाद वो जब 1 बाय 1 सारे वो ट्रैक करता है, जो भी फिट इन हो रहा होगा उसके ID के अगेंस्ट में वो उसको अनलॉक कर दे उसके पासवर्ड्स को। तो इस तरीके से ये भी एक अटैक परफॉर्म हो रहा था जो कि डिक्शनरी अटैक्स होता है, क्योंकि काफी सारे पासवर्ड्स जो दुनिया में ब्रीच हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी डार्क वेब के ऊपर पड़े होते हैं। तो उन डार्क वेब पे से वो पासवर्ड्स उठा के उनकी डिक्शनरीज बनती हैं और वो बाकायदा सेल होती हैं। तो उन डिक्शनरीज को फिर ये जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं। इससे कैसे बचा जाए? मतलब पासवर्ड को क्या न्यूमेरिक पे भी रखें? अच्छा, पासवर्ड देखें, पहले तो एक टाइम था कि हम कहते हैं कि आपका 6 नंबर का डिफरेंट पासवर्ड्स आप रखते रहें और आपका सिक्योर रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पासवर्ड्स आप कोशिश करें मैक्सिमम साइड एक लेंथी आपका पासवर्ड होना चाहिए। फर्दर इज दैट कि उसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हों, आपके कैपिटल लेटर्स हों, स्मॉल लेटर्स हों और न्यूमेरिक्स भी हों, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं हर महीने या कम से कम हर क्वार्टर में अपना पासवर्ड चेंज करूँ, हर क्वार्टर के अंदर, क्योंकि आपकी किस प्लेटफॉर्म से आपका पासवर्ड ब्रीच हो जाए आपको नहीं पता होता और कहाँ वो आपका डार्क वेब पे फिर अवेलेबल भी हो जाता है। और इस तरीके से एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जब हर महीने या हर क्वार्टर अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी तमाम की तमाम IDs पे, इधर वो आपकी जीमेल हो, आपका बैंक हो, आपका सोशल मीडिया हो, सब पे आपने सेम पासवर्ड लगाया हो। सबके पासवर्ड्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। अब आपका एक अच्छा सवाल ये आता है कि भाई इतने सारे पासवर्ड हम याद कहाँ से करेंगे, हम तो बादाम भी नहीं खाते इतने अब आज के दौर में। तो सिंपल सा तरीका है, पुराने दौर में चले जाइए, आप अपने पास एक डायरी रखें और उस डायरी के अंदर अपने पासवर्ड्स तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स के रखें। इधर आपकी प्रोफेशनल ईमेल्स हों, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हों, आपके बैंक्स हों, तमाम के तमाम पासवर्ड्स में रखें और हर क्वार्टर के अंदर मिनिमम साइड पे कम से कम एक क्वार्टर के अंदर लाजमी वो तमाम पासवर्ड रिफ्रेश कर दें आप। भाई कोई मेरे पास कोई 20 साल के अंदर कोई मेरे पास कोई उस दिन में गिन रहा था, 3,500-4,000
वेबसाइट्स के पासवर्ड है, तो तुम्हें तो जिंदगी उसमें पासवर्ड चेंज में गुजर जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, आप फंस चुके हैं, आपने बहुत सारी चीजें खोली हैं। ये तो 20 साल में देखिए ना, जीमेल है, ईमेल है, होस्टिंग है। टोटली एग्री। मैं भी अपना लास्ट टाइम चेक कर रहा था, तकरीबन मेरे पास भी कोई 50-55 आ रहे थे। मैंने काफी सारी चीजें अपनी क्लोज कर दी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी टीम के पासवर्ड है, उनके होस्टिंग की वेबसाइट है, उसके वेबसाइट के पासवर्ड है, डोमेन के पासवर्ड, वो डोमेन सारे डोमेन उसके पासवर्ड है। उसके तो चलेंगे, जो प्रोफेशनल आपके प्लेटफॉर्म्स के उसको तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल है कि जिनके साथ आपकी पर्सनल डेटा अटैच होता है, यानी कि आपकी प्रोफाइल्स अटैच्ड है जिन आईडीज के साथ, उनको मैक्सिमम साइड पे कोशिश करें कि इनके पासवर्ड्स आप कंटिन्यू चेंज करें। तो एग्जैक्टली बता देंगे ये स्पेशली, क्योंकि तो मेरे पास तो बहुत पासवर्ड है, ये देखा था। देखिए, आप जितना रैपिडली चेंज करेंगे उतना बेहतर होता है। वजह ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह अगर ब्रीच हो गया आपके पासवर्ड और आपने सबके पासवर्ड एक जैसे ही रखे हुए, तो समझे आपके सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं। होस्टिंग का पासवर्ड, फिर वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के भी 3 ऑप्शंस हैं, उसके पासवर्ड और उसके बाद जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबके आपके पासवर्ड, फिर उनके यूजर्स बने हुए, फिर उसके पासवर्ड। तो सिर्फ एक डोमेन के अंदर 8 से 10 पासवर्ड। उनकी ईमेल आईडीज हैं, तो अगर 50 ईमेल आईडी उनके 50, तो कितने हो गए? 100-150 पासवर्ड हो गए। तो हम तो यूज करते हैं रोबोफॉर्म या फिर उसका पासवर्ड इंटरनली या नॉर्डन पासवर्ड, हर एक को अलग अलग दिया हमने ताकि वो सेम ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही, सही है। तो वो उस पे सेव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सही है, आपके लिए गुड इनफ है। बट वो तो सिक्योर होते हैं, ठीक है आपकी चीज। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो पर्सनल यूज की चीजें हैं, हाँ। अभी आपके प्रोफेशनल आ गए कि जिसके अंदर डोमेन्स होस्टिंग्स हैं, इसके साथ आपका कोई बैंक अकाउंट अटैच नहीं है, बट आपकी एक ईमेल एड्रेस होती है, इसके साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच होता है। एक आपकी ईमेल एड्रेस होती है, इसके साथ आपका सोशल मीडिया सारे आपने अटैच किए होते हैं। तो उन ईमेल एड्रेस के पासवर्ड जो है वो रैपिडली चेंज किया करें। तो उन ईमेल आईडी के जिनके साथ आपके सोशल मीडिया है, आपके 5 होंगे, सोशल मीडिया 10 होंगे, बिल्कुल ऐसे। जैसे आपकी कोई भी ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड्स को चेंज करके पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि वो बैंक है उसी के साथ, क्योंकि उसी में आपकी पर्सनालिटी को मैच कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कहीं पे भी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और उसी, मेरा ख्याल नॉर्मली लोग उसी ईमेल आईडी के ऊपर ही बैंक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसकी एक पर्सनल आईडी होती है जिसके ऊपर आपने अपना बैंक अकाउंट रखा हुआ होता है, तो कोशिश किया करें उसके पासवर्ड आप रैपिडली चेंज करें। आपके जो प्रोफेशनल्स के अंदर तो देखिए, हम लोग ने भी काफी सारे डोमेन्स और होस्टिंग्स परचेज कर रहे होते हैं कंपनीज के लिए, और अपने लिए भी हमारे पास होती है, तो उनके पासवर्ड्स तो आप ठीक है आप चेंज करते रहे, नो इशू। आपका मैक्सिमम जाएगा तो आपकी ईमेल्स जाएंगी, आपका प्रीवियस डेटा चला जाएगा, बट आपकी पर्सनल क्रेडेंशियल्स कहीं नहीं जाएंगी उसके अंदर से, क्योंकि वो आपका सारा प्रोफेशनल ईमेल्स है उसके अंदर, और उस पर ऐसा अटैक्स होगा भी नहीं। अगर उस पर अटैक होता है तो समझे पूरे वर्डप्रेस के ऊपर अटैक हुआ तो आपका डेटा चला गया, सो चला गया। अदरवाइज कोई इंडिविजुअल अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा तो उसके लिए उस ईमेल का कोई कंसर्न नहीं है। वो अगर आपको इंडिविजुअल पर्सनलाइज आपको तंग करेगा तो वो लाजमी सी बात है आपकी पर्सनल ईमेल्स पे जाएगा, आपकी पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएगा, तो वहां पर आपकी जो पासवर्ड्स हैं उनको कम से कम चेंज किया करें। और ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं जिनसे पासवर्ड सारे हम सेव रखते हैं, वो सिक्योर होते हैं, कभी कभार मुझे उस पे बेटा, लेकिन अभी आदत पड़ गई। असल में यार तहसीन, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, सिक्योरिटी के अंदर एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेटिव है तकिया कलाम है लोगों का कि सिक्योरिटी इज अ मिथ। तो सिक्योरिटी को आप कभी भी नहीं कह सकते दिस इज 100%। सिक्योरिटी में हमेशा आपकी लैकिंग्स रहती हैं। आप सिक्योर किसी भी चीज को जस्ट 90% तक कर सकते हो, 10% आपकी चीज जो है वो अनसिक्योर रहती है। सिक्योरिटी इज अ मिथ, कभी भी 100% नहीं हो सकती। हम अपने अगर बड़े इदारों की इस वक्त बात करें, आपके फोर्सेस के इदारे हैं, तमाम इदारे हैं, देखिए कितने सिक्योर होते हैं तमाम, ठीक है। हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं, हमारी मिलिटेंट फोर्सेज हैं, काफी सिक्योर रखते हैं अपने एरियाज को, बट उसके बावजूद भी वहां पे कोई ना कोई अटैक परफॉर्म हो जाता है। तो क्या हमारा ये कहना सही होगा कि हमारे इदारों के पास सिक्योरिटी अच्छी नहीं है? नहीं, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन जो सेकंड पर्सन जो अटैक करने जा रहा है वो कोई एडवांस लेवल का प्लान लेकर आ रहा है, तो वो वहां पे इन्फिल्ट्रेट करता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है। सेम गोज टू योर पर्सनल आइडेंटिटी। आपने अपनी चीजों को सिक्योर रखा होता है, लेकिन जो सेकंड पर्सन आपके पास अटैक करने की कोशिश करेगा वो आपको मैनिपुलेट करके करता है, आपकी साइकोलॉजी को हिट करते हुए करता है। जिस तरह आपने एक वर्ड अभी यूज किया सोशल इंजीनियरिंग का, तो इन चीजों को तमाम को ऑब्जर्व करते हुए कर रहा होता है। मेरे ख्याल से सोशल इंजीनियरिंग से बेहतर कोई मुखबर होता है। सोशल इंजीनियरिंग वाकई एक तरीके से आपका मुखबर है जो आपके सारे डेटा दे रहा होता है। सोशल इंजीनियरिंग में देखिए हमारे पास एक हमारी प्रैक्टिस रहती है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदी है तो मैं गाड़ी के साथ हाथ बांध करके जो है तस्वीर खिंचवाऊंगा, गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही होगी प्रॉपर गाड़ी की, बाप के भाई ने आज गाड़ी खरीदी है। इसी तरीके से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं टिकट की, पासपोर्ट, वीजा वगैरह तमाम चीज़ों की अपनी पिक्चर्स लेकर जो है अपलोड करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट्स में जा रहा हूँ तो मैंने अगर खाना खाया कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरा 50,000 रुपये का बिल बना है, तो मैं उसके पिक्चर लगाऊंगा कि यार आपके भाई ने आज जो 50,000 रुपीज़ का डिनर किया इस रेस्टोरेंट के अंदर या इस होटल के अंदर। सेम गोज टू आपके जो है किसी भी घर में कोई इवेंट हो रहा है, आपने उसके पिक्चर्स लगानी है, प्रॉपर दोस्तों की पिक्चर्स लगा दी, आप अपने मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसकी आपकी पिक्चर्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी लगी हुई है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुझे एक बात बताएं, मैं बीइंग एन हैकर अगर आपकी चीज़ों को अटैच देखना चाहूँगा तो मेरे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मुझे आपकी प्रोफाइल से क्या क्या चीज़ें मिल गई, मुझे आपकी गाड़ी का नंबर मिल गया, मुझे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स मिल गया,
ठीक है, मुझे आपका जो टिकट था उसके क्रेडिट कार्ड अंदर नंबर कैसे मिला? वो जो बिल था, बिल के बिल के लास्ट साथ digit? लोग टिकट कार्ड रख के अपने पिक्चर्स ले रहे होते हैं, ये तक हमारे सामने चीजें आती हैं। अच्छा, वो नहीं, वैसे भी उसमें 4 डिजिट आ जाते हैं लास्ट, बिल्कुल आ जाते हैं, वो लास्ट डिजिट भी आ जाता बिल्कुल है। ऐसी है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा आपके बच्चों के नाम मुझे इस वक्त पता है, मुझे आपकी फैमिली में आपके मिसेस के या आप किसी के हस्बैंड हैं वो उनका, as a या friend। आपके मदर फादर के, मुझे तमाम के लोगों के नाम पता है इस वक्त। सेकेंडली, हर बर्थडे के ऊपर आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं कि आज मेरे बेटे की बर्थडे है, आज बेटे की बर्थडे है, आज मेरी मदर की बर्थडे है, आज फादर की है या आज मेरी है, सही है। ठीक है, आज मेरी ये मदर एनिवर्सरी का नाम डेट भी है। पता चल गया यार, ये तो मुझे credit card- सब एग्जैक्टली मुझे सब चीजें पता चल गई। अब एक बात है कि अक्सर लोगों का कंप्लेन ये रहती है कि हमारा बैंक से डेटा चला गया। भाई बैंक से डेटा क्यों जाएगा? बैंक के पास आपका एक सीक्रेट क्वेश्चन होता है, हाँ वो एक ही दैट इज होता है। योर मदर नेम, हाँ वो और तो वो भी आपने पब्लिकली कहाँ दे दिया? सोशल मीडिया के ऊपर। सही है। जब आपने अपनी सारी चीजें एक बाय डिफॉल्ट एक प्लेटफॉर्म पे दे दी हैं, तो वहां से कोई भी बंदा उसको लेगा और उसको मिसयूज कर सकता है। यही कभी मैंने बात सोची नहीं, मैंने भी कभी किया यार। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं एनआईसी नंबर, एनआईसी बिल्कुल। नंबर तो आपका मिल जाएगा, आपने वो दोस्तों कहीं से भी में मिल जाएगा आपका। वो तो कोई इतना आप बड़ा- जितने गूगल फॉर्म्स भर रहे होते हैं वो तमाम के तमाम गूगल फॉर्म्स में बहुत NIC सारे नंबर फॉर्म तो जैसे ले होते हैं, आपके एनआईसी चले आते हैं। ठीक है। मदर नेम नहीं लेते, लेकिन मदर नेम अगर वो फेसबुक पे गया, फेसबुक से उठाएगा, तो बोलेगा इसकी अम्मा कौन है भाई, जिस क्योंकि मदर के साथ उसने टैग किया या मदर ने उसको टैग किया है, ऐसा ही है। दोनों में से किसी और ने भी किसी ने आगे- टैग नहीं भी किया, कम से कम वो पिक्चर लेके नेम के साथ ये मेरी वालदा है और ये हाँ। आज इनकी बर्थडे, आज ये इतने साल की हो गई, वो आप करके प्रॉपर अपलोड कर रहे होते हैं कि हाँ। माशाल्लाह मेरी वालदा मेरे साथ 50 साल से रह रही हैं और हम लोग अच्छे वो कर रहे मदर हैं। नेम भी पूछते हैं सबसे पहले। सब चीजें आ जाती हैं। आपका बैंक डिटेल, आपको वहां आपको बैंक का पैसा निकालने के लिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाता है, वहां जो से आप मिल यूज कर गई। लेते हैं। और बैंक आईडी, वही आपकी वाली बात कि बैंक आईडीज जो है वो हमारी किसी पर्सनल आईडी के ऊपर होती है, और उसका पासवर्ड जब हम चेंज नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्लेटफॉर्म से जो पासवर्ड चल रहा है वही पासवर्ड यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली फिर उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और पासवर्ड बनते भी इसी तरीके से हैं। पासवर्ड आप क्या रखते हैं? आप पासवर्ड रखते हैं अपनी किसी पसंदीदा चीज के नेम के साथ, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। नेम क्या हो सकते हैं? अब मैं गैस किस तरह करूंगा बीइंग एन हैकर? मैं बोलूंगा आपके बच्चों के नेम्स क्या हैं, और यही उन होता है। बच्चों के नेम्स के साथ कोई ना कोई नंबर्स क्या हो सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर्स क्या हो सकते हैं? आपके गाड़ी का नंबर हो सकता है, आपके एनआईसी के कुछ नंबर्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर का कोई नंबर हो सकता है। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आप किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। सही है। तो इसी वजह से मेरी एक कोशिश ये रहती है कि जो मेरे करीबी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ मेरी कोई पिक्चर्स ही अपलोड नहीं होती सोशल मीडिया के ऊपर। जिनके साथ नॉर्मल हमारा होता है उठना बैठना, हर हफ्ते किसी से कभी चाय पे गए हुए, कभी खाने के लिए गए हुए, उन लोगों के साथ मेरी कोई पिक्चर्स नहीं है। मेरी पिक्चर्स रहती हैं बीइंग अ पब्लिक फिगर, मेरी पिक्चर्स रहती हैं, मेरी वीडियोस रहती हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, कि जिनके पास मेरा एक लिमिटेड डेटा है, जो मुझे एक लिमिटेड तौर से जानते हैं। बट वो लोग जिनका आपके घर में आना जाना होता है, उन लोगों के साथ मेरी कोई पिक्चर्स नहीं है। मेरे आज तक बच्चों की पिक्चर्स मैंने अभी आज तक सोशल मीडिया अपलोड नहीं की। नहीं, वो तो कभी मैं भी नहीं करता, वो तो मेरा अजीब ही लगता है। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं तहसीन आपके पॉडकास्ट से बताना चाहूंगा कि डार्क वेब के ऊपर कुछ इतने साइको लोग बैठे होते हैं और प्रॉपर इनका एक नेटवर्क चल रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे की पिक्चर अपलोड करते हैं और उन्हें वो बच्चा पसंद आता है, वो कहते हैं कि यार इस बच्चे को आप किडनैप करें। डार्क वेब के ऊपर रिक्वेस्ट जाती सही है, है। आप इसको किडनैप करें, उसके अगेंस्ट में आपको डिजिटल करेंसीज जो है बिटकॉइंस या इथेरियम हम आपको पे करेंगे। तो वो बाकायदा उस बच्चे को उठाते हैं, उसको किडनैप करते हैं और उसको दिखाते हैं कि हाँ भाई हमने बच्चा इनका किडनैप कर लिया है, अब भी बच्चा क्या करना है इसके साथ। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो आपके साथ ये काम कर रहे होते हैं। हमारी एक प्रैक्टिस रहती है बच्चों के साथ बीइंग पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि हमारा बच्चा जब नए नए स्कूल जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म में उसकी एक पिक्चर ली, और किस फिर स्कूल में जा रहा है, वो उस स्कूल की गेट पे खड़े होकर उनके बैनर के साथ स्कूल के कि इस स्कूल में जा रहा है, वहां पे एक पिक्चर ली उसके साथ, किस वैन में जा रहा है गाड़ी के साथ पिक्चर ले ली। तो ये तमाम की तमाम पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं खुशी के तौर पे दिखाने के लिए कि मेरा बेटा जो है फला स्कूल के आज अंदर पहला दिन है स्कूल का। एग्जैक्टली। तो मुझे और वहां अगर ज्यादा अच्छा स्कूल होता है तो उसका नाम दिखाते हैं उसको तो लाजमी दिखाना होता है, फिर भाई महंगा वाला स्कूल है। पब्लिसिटी। हाँ। अब एक बात बताओ मुझे तहसीन, आपने बच्चे के नेम तो सारे मुझे वहां से मिल गए थे, बट फिर भी चलो बच्चे का नाम मुझे मिल गया आपकी इन पिक्चर्स की वजह से, आपकी खुशी जाहिर करने की वजह से। मुझे उसके स्कूल का नाम पता चल गया, मुझे उसको स्कूल की टाइमिंग्स पता चल गई, मुझे उसके गाड़ी का पता चल गया कौन सी गाड़ी में ये आता जाता है, मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। कैसे ट्रैक करेंगे उसको? मैं उसको जाके कुछ तो कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। गाड़ी का नंबर तो अब मुझे पता है कि गाड़ी का नंबर डाल के तो उसका नाम एड्रेस, अब मुझे पता चलेगा वो बच्चा किस क्लास के अंदर पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, मैं वहां से उस बच्चे को अप्रोच करूंगा उसका फ्रेंड बनकर। सही है। आजकल हमने तमाम बच्चों को अपने मोबाइल हैंड ओवर किए हुए हैं, तो वो सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं। अब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके पास अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उनको मैं ऐड करता हूँ अपने पास, या उनसे इस तरह की डिस्कशन करता हूँ कि इट सीम्स लाइक कि मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा है उनका पूरा, उनके पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, सब चीजें मुझे पता है उनकी। अगर अब मैं मैनिपुलेट करना चाहूंगा बच्चे को तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसको वहां से मैं किडनैप कर सकता हूँ इजीली। और वैसे भी सारे टाइम भी निकल गई तो रोजाना के गेट पे भी आके खड़ा हो जाएगा, होता है 12 बजे छुट्टी किसी दिन तो मैं मामू हूँ, मैं चाचू हाँ हूँ। मैं चाचू हूँ,
किसी दिन अम्मा अब्बा लेट हो गए तो Yes. कार्रवाई डाल देगा, कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी जो है ये भी साइबर क्राइम के अंदर आ रही होती है कि आपके डेटा ऑलरेडी जो आप दे रहे होते हैं उसको चेक करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए आपके साथ जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं। चलो ये तो डिस्कशन हो गया, क्या हम बच्चों की ना डालें, मदर्स की ना डालें, या कैसे? अब ये तो अगर मदर का भी अकाउंट उनको समझा तो नहीं सकते ना कि भाई आप ना डालें, तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? मतलब अब डालेगा तो वाइफ भी डालेंगे, अगर बच्चे भी बड़े होगा, आज नहीं डाले 18 साल के बाद, चलो आपने कहा छोटा बच्चा 18 साल के बाद बड़ा होकर डालेगा, ठीक है, बच्चे ने डाली क्योंकि अम्मा पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया पे थी, तो वहां से अम्मा का नाम मिल गया 18 साल के बाद, तो कैसे उसको रोकेंगे? आपस में लिंकिंग को कैसे रोकें? देखिए एक तो ये कि आप लिंक ना रखें, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स अलग रखें, आप उसमें अपने आप को फ्रेंड ना बनाएं, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये है कि जो भी आप पिक्चर्स अपलोड करें, फेसबुक पे ऐसा होगा, लेकिन लिंक्डइन में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो पकड़ में आएगा। लिंक्डइन में भी आ जाएगा, तो लिंक्डइन पे तो नहीं आता उसमें कि ये इसके पेरेंट्स हैं, ये इसके सिबलिंग्स हैं, नहीं उस पे नहीं है। इसमें भी आप बनाते हैं तो आता है, अदरवाइज इस पे भी नहीं आता। मतलब अगर मैं लिखूंगा कि तहसीन इज माय ब्रदर, मैं अगर करूंगा उस पर अपलोड तो वो आएगा कि हाँ यार तहसीन इसके भाई है, अदरवाइज मैं अगर सेटिंग्स में नहीं अपलोड शो करूंगा तो वो नहीं शो होगा। अब मैं सेटिंग्स में अगर डालूंगा ही नहीं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो क्या पता चलेगा आप हर चीज सोशल मीडिया पे पॉजिटिव क्यों रख रहे होते हैं? आप फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी है 1 जनवरी, आपने 1 जनवरी ही क्यों लगाई है? मैं आपको बताऊं, मतलब मैं 5 साल से तो मैंने सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ हटाई है, लगी होगी वो भी लगेगी, मैंने उसमें नोटिफिकेशंस और वो हटाए। वो भाई उतने बर्थडे मैसेज कितने आ जाते होंगे आपके पास। अब ये है कि आप क्यों लगाते हैं, लगाते भी तो क्यों लगा रहे हैं? सिक्योरिटी गारंटी नहीं लगाया, मैंने बोला यार ये तो सर का दर्द है, आपने सर के दर्द के लिए लगाई हुई, लेकिन आपकी सिक्योरिटी कंसर्न भी अच्छी जानता भी नहीं बर्थडे मैंने। दूसरा एक चीज मुझे होती थी यार, इनको सबको पता चल गया इस तारीख को मेरी बर्थडे। फिर एक तो पहले एक कुछ जो दोस्त हैं वो कभी अपने केक नहीं खिलाएंगे, लेकिन बोलेंगे भाई तेरी बर्थडे आजा केक खिला दे, फिर उनको खाना खिलाए, फिर घर वालों को चलता है, फिर ऑफिस की टीम्स, वो सारे ऊपर से नीचे तक के हार की चलती है। मैंने कहा यार ये तो बेला वैसा का बर्थडे के नाम खर्चा हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा बड़ी टीम चलती है भाई। मैंने 2-3 दफा नोट किया, उसके बाद तो मैंने हटा दिया। मेरी नहीं आती थी बट ये कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो आपने एक अच्छा काम किया। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कभी भी अपनी जेन्युइन आप डेट ऑफ बर्थ ना डालें, ठीक है। आपको डेट ऑफ मैरिज डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शो करवाने की जरूरत ही नहीं है कि ये मेरी मैसेज है, ठीक है। आपको ये शो करवाने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चों के अकाउंट्स हैं। आप बिल्कुल एक इंडिविजुअल तौर पे आप उसको चलाएं। सोशल मीडिया आपका है बेसिकली आपकी पर्सनल मार्केटिंग के लिए, आप उसको उस चीज के लिए यूज करें। आप उसमें क्यों दिखा रहे हैं कि दिस इज माय टोटल फैमिली? व्लॉगिंग और इन चीज़ों को तो आप छोड़ दें, वो तो फिर अलग कैटेगरी की चीज़ है, उसमें तो आपने सब कुछ ही जो है वो जाहिर कर दिया। अदरवाइज यहाँ पर ये है कि आप कोशिश करें कि आपके बच्चे जो है इस तरह का मटेरियल उस पर अपलोड करें जो उनकी नॉर्मल चीज़ों से रिलेट कर रहा हो। कोई भी अगर शख्स आप उनके बच्चों को अप्रोच करता है और वो बात करने की कोशिश करता है उससे, तो बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि किसी को आपने पर्सनल डेटा नहीं देना बेटा। पर्सनल डेटा से मुराद कि आपने घर के कोई सीक्रेट्स नहीं देने उनको। और आपसे कोई भी शख्स किसी तरह का सवाल करता है कि आप भी कहाँ जाओगे, इस वीकेंड का आपका क्या प्लान है, तो अपने फ्यूचर प्लानिंग जो आपकी फैमिली में चल रही है वो कभी किसी से डिस्क्लोज ना करें। फैमिली को भी ये चाहिए कि अगर वो किसी जगह पे खाने के लिए जा रहे हैं या कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसको चेक इन जो करने की हमारी बुरी आदत है कि आज मैं मूव एंड पिक के अंदर मौजूद हूँ या मैं वारी में मौजूद हूँ, मैं उसको चेक इन करता हूँ। तो मैं बेसिकली सामने वाले को ये भी बता रहा होता हूँ कि अगर कोई रन टाइम के ऊपर भी मुझे ऑन द स्पॉट भी कोई मुझे ट्रैक करना चाहे, वो देख लेगा हाँ यार मैं करंटली कहाँ पर अवेलेबल हूँ, मुझे कहाँ से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के लिए बच्चों का माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ कि बच्चा फॉर एग्जांपल आपका 9-10 क्लास के अंदर मौजूद है, मैं आपके बच्चे को अगर मैसेज करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आपके बच्चे का कोई भी एक दोस्त बन गया, अली बन के मैं उससे बात करता हूँ कि यार आम द अली, और यार लास्ट टाइम हमें आपको याद है हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी तो उसके अंदर पिक्चर्स ली थी, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ ड्राइव का, इस पर देखें हमारी सारी पिक्चर्स ग्रुप के अपलोड है। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे की फेयरवेल पार्टी हुई थी तो मैंने एक लिंक शेयर किया, वो उसको क्लिक करेगा और उसकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो वो डेटा कैसे निकालता है? वो जो हैकिंग के पासवर्ड लगाता है वो क्या उसमें पासवर्ड वगैरह उसके पीसी से निकाल लेता है हैक करके, जब उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म क्या होता है? देखिए उसमें ये होता है कि उसमें मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। एक तो ये होता है कि आपका उसमें हम बैकडोर ले सकते हैं, बैकडोर क्रिएट हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर। सिस्टम में बैकडोर का मतलब कि अब तो वो सिस्टम मेरे हाथ में प्रॉपर आ चुका है, मैंने एक पीछे का दरवाजा खोल दिया सिस्टम के अंदर कि जिस वक्त भी मैं चाहूँ आपके सिस्टम में आऊँ, चीज़ें आपका डेटा लूँ, मैनिपुलेट करूँ या डिलीट करूँ और उसके बाद में चला जाऊँ, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। दूसरा ये कि उस जो हमारा लिंक्स होते हैं उसके अंदर सेकंड चीज़ हम ये डाल देते हैं कि आपका वो पासवर्ड जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी बात हो रही होती है उस प्लेटफॉर्म की आईडी पासवर्ड हमारे पास आ जाते हैं लिंक पे क्लिक करते ही। ये हमारा बेसिकली उसके अंदर एक वायरस हमने डाल के दिया होता है, तो उससे ये चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ लिंक पे नहीं बल्कि अगर एक अननोन बंदा मैं आपको अगर एक पिक्चर शेयर करता हूँ, सिर्फ एक पिक्चर, आपके पिक्चर के बैक एंड पे भी मैं लिंक बाइंड करके भेज सकता हूँ कि आप उसको क्लिक करेंगे, पिक्चर जैसी शो होगी आपको और आपकी चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
यानी कि जो व्हाट्सएप पे भी पिक्चर दिख रही है आपने, उसको मैं जूम करके बड़ा करके देख लूं। बिल्कुल ऐसी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नए नए हमारे पास जेंजी बच्चे हैं, तो अगर कोई जेंजी लड़का है, उसके पास कोई एक लड़की की डीपी वाली एक पिक्चर, वो डीपी की जो है एक मैसेज आता है और उसको वो कहती है कि हाँ यार मैं आपके लास्ट टाइम क्लास में थी और चेक करो मेरे साथ आपकी एक पिक्चर भी है, आप शायद भूल गए मुझे। तो बंदा फौरन क्यूरियस हो गया, बच्चे इस एज के होते हैं कि हाँ यार ये कोई बंदी होगी, इससे बात करके देखता हूँ। वो जैसी पिक्चर को क्लिक करेगा, सेलफोन का डेटा उसका गया, सेलफोन के व्हाट्सएप का एक्सेस उसके पास चले जाएगा डायरेक्टली, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा उसको डेटा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। व्हाट्सएप का एक्सेस इसके हाथ से चला जाएगा, थोड़ी देर में व्हाट्सएप इसका क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कॉर्पोरेट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, तो कॉर्पोरेट के अंदर जैसे आप हायरिंग के लिए सीवीज मंगवाते हैं, तो सीवीज को भी हम डाउनलोड जैसे ही करें, डाउनलोड करते ही मैं पीडीएफ के बैक एंड पे कोड डाल के आपको दे सकता हूँ। मींस बीइंग हैकर तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो इससे बचे कैसे इतने सारे? तो फिर क्या मोबाइल यूज ना करें? नहीं, आप सब यूज करें, लेकिन हर चीज को एक लिमिट में रखते हुए यूज करें, दिमाग को प्रॉपर हाजिर रखते हुए यूज करें। अब जैसे एक अननोन बंदा अगर आपको कोई चीज शेयर करता है तो उसकी कोई भी चीज डाउनलोड ना कीजिए। ऐसे हैकर में हम गूगल क्रोम पे भी आजकल पासवर्ड सेव कर देते हैं। ये देखो, अगर प्रैक्टिस सिस्टम बोला कि पासवर्ड भेजे तो वो सिक्योर होते हैं, मुझे उस पर भी तो डर लगता है कि काफी हद तक सिक्योर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपका गूगल ही जो है वो हैक हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं कह सकता। अभी लास्ट टाइम जिस तरह आपको याद होगा 2 बिलियन रेस्टोरेंट यूजर का डेटा आपको गया है बिफोर 6 to 8 months। तो 2 बिलियन रेस्टोरेंट यूजर का डेटा ओवरऑल वर्ल्ड से निकला है, और वो तमाम पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, डेबिट कार्ड के नंबर्स आपके तमाम डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। बचने के तरीके मैं अगर पूछूं कि अगर आप मुझे 3 या 4 कुछ ऐसे बचने के तरीके बताएं, इसमें हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में बात करी कि पिक्चर्स भी डालनी, एक तो ये हो गया, फिर पासवर्ड चेंज करना है, तो इसको अगर हम समराइज करें तो क्या होगा? अगर समराइज करें, देखिए एक तो ये कि आपने पासवर्ड जो है वो रैपिडली अपने चेंज करते रहना है, ठीक है, 1 month 6 month या 1 year में, जो एटलीस्ट क्वार्टर में, सही है, एटलीस्ट क्वार्टर में अपने पासवर्ड जो आपके मेन पासवर्ड्स हैं, आपके बाकी में कंपनीज की और तमाम चीजों की नहीं कह रहा, जिस पे आपकी फाइनेंशियल चीजें या आपके सोशल मीडिया आप अटैच्ड हैं, उन ईमेल के पासवर्ड स्पेशली आप चेंज करें, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपके थ्रू किसी और को अप्रोच किया जाता है। दूसरा ये कि आप किसी भी अननोन पर्सन के जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक ना करें, आप किसी भी अननोन पर्सन की भेजी हुई किसी इमेज पे क्लिक ना करें, किसी पीडीएफ फाइल पे क्लिक ना करें। अब आपका ऐसी सवाल ये आएगा कि अजमत चलो इमेज और लिंक तो समझ में आता है, पीडीएफ का ये मसला है कि मैं तो बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे पास तो सीवीज आती हैं, अब मैं क्या करूं? आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड ना करें, राइट, आप उसको क्रोम के अंदर ही ओपन करें, सीवी ओपन हो जाएगी, आपकी समझ में आती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू देम। अदरवाइज अगर वो ओपन नहीं होती है वहां पे तो देयर इज समथिंग फिशी इन दैट। अच्छा, मतलब आप डाउनलोड ना करें, उसको डायरेक्ट क्रोम पे खोल दें, जो जीमेल पे आती है, एग्जैक्टली वो खुल जाती है, वहां पर प्रीव्यू आ जाएगा। यस, उसका प्रीव्यू आप चेक कर लें वहां पे, इफ इट्स ओके फॉर यू देन आप उससे बात कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल हो, एक्टिविटी करने वाला होगा तो प्रॉपर सीवी आपको भेजेगा ही नहीं। वो एक मसला रह गया ना, जिसमें हमने कहा व्हाट्सएप पे उसने लड़की की तस्वीर देखने के चक्कर में, अब वो तो फिर साइकिल वही ना, आप यूज करें टेक्नोलॉजी बट अपनी लिमिट में रहते हुए अपने कंट्रोल को हासिल रखते हुए। मेरी क्लास लो कुछ मैं देख तो उसको चेक करेगा फिर। तो आप ये सारी चीजें आप डिस्कशन के थ्रू आप कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आजकल टीसीएस का भी बड़ा वो एक स्कैम चल रहा है कि खैर टीसीएस नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, बट टीसीएस के नाम से आ रहा है, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि उनका आता है कि भाई आपका सर वो इस्लामाबाद से पार्सल आया हुआ है, तो आप जो है इसको रिसीव कर रहे हैं। जी सर मैं रिसीव कर रहा हूँ, बताएं क्या करना है। तो सर आपके पास बस एक कंफर्मेशन कोड आएगा, वो हमें शेयर करें और आपके पास जो है सुबह 9 बजे पार्सल जो है डिलीवर हो जाएगा। सही है, वो फौरन से आपके व्हाट्सएप पे कोड आता है, आप उनको देते हैं और आपका व्हाट्सएप यहाँ से चला जाता है। मेरे साथ जो हुआ था मुझे याद है, पाकिस्तान पोस्टल कोड उससे आया था, तो मेरा असल में यूट्यूब का कोड आना था, जिसको मैंने आया था 2 साल पहले 3 साल पहले, ठीक है, तो इनकम का कोड था, तो मैंने उसको बोला यार वो आ नहीं रहा काफ़ी दिनों, पता नहीं कैसे उसको पता चला कि मेरा कोड है। उसने एक लिंक भेजा कि सर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपके पैसे 225 रुपये भर दें तो आपका ये मतलब आपको हम घर पे भेज देंगे। तो मेरा दिमाग पता नहीं क्या चला, मेरे दिमाग में क्या था, मैं गया, मैंने कहा लिंक पे क्लिक करता हूँ, पे कर देता हूँ यार, कहता आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, वैसे भी नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो आपके इमोशंस अटैच थे ना। चलो एक तो 3 महीने से आ नहीं रहा, ऐसे ही होता है, फाइनली आ तो गया यार ये। तो मैंने बोला यार किसने मैसेज किया उस पर। अच्छा, उसका जो एड्रेस है बड़ा, मैं खुद IT से रिलेटेड हूँ और मैं 20 साल से वेबसाइट ये, उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे www.html/w पोस्टल पाकिस्तान पोस्ट लिखा हुआ था, मैंने गूगल से देखा पाकिस्तान पोस्ट था, डोमेन सेम था, उस पर क्लिक किया। अच्छा, डोमेन पे जब क्लिक किया तो वो डोमेन के पीछे पेंडिंग की थी जो मैं नहीं पकड़ सका। वो जैसे ही क्लिक करके जब, क्योंकि मैंने मोबाइल से ही क्लिक खोला तो ऊपर URL चेंज हो गया, वो मैं नहीं पकड़ सका, क्योंकि उसने जो लिखा था, अब मेरा पॉइंट समझ कि मेरे ख्याल काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो पीछे बाइंड हो जाता, वर्ड के पीछे बाइंड कर देता है। हुआ होता है।
तो अच्छा मैंने जब वैसे तो क्योंकि मैं पता है यार HTTPS होना चाहिए क्योंकि मैं तो खुद साइबर सिक्योरिटी और उसमें ईमेल्स पे बहुत था, लेकिन वो मुझे भी बना के चला गया था उस दिन। तो बताइए आपकी कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है उसमें चले जाते हैं आप, या फिर आप किसी इमोशनल था आप चले अब वो नाम उसे बिल्कुल परफेक्ट लिखा था। पहले तो मैंने डोमेन चेक किया, मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने यार कोई ऐसा लिंक ना हो मैं देख लूँ पहले। अच्छा तहसीन इसमें एक चीज और आ जाती है, पीछे बाइंड कैसे किया वो मेरे समझ नहीं आया। अब देखो एग्जैक्ट उसके अंदर तो शायद उसने बाइंड ना किया हो, जो आपके केस के अंदर मुझे चीज समझ में आ रही है। उसने क्या किया होगा, उसने वर्ड्स के ऊपर खेला होगा आपके साथ। अब फॉर एग्जाम्पल आपके नहीं वर्ड नहीं बताता हूँ ना, अपने बात ही नहीं। क्लिक किया पाकिस्तान पोस्टल, बिल्कुल www.pakistan postal, जब क्लिक करें तो क्लिक के पीछे बाइंडिंग हुई थी किसी, फिर वो प्रॉपर बाइंड हुआ, बाइंड किया उसने, मुझे समझ वो मुझे जैसे हम मैं बताता हाइपरलिंक, हम जो एक्सेल में मैं बताता हाइपरलिंक करते हैं हम एक्सेल के ऊपर वर्ड पे, जैसे हम करते हैं जैसे भाई तहसीन इस्लाम के ऊपर ये वाली वेबसाइट खोल देना, सही है, तहसीन इस्लाम पे क्लिक करेगा तो किसी और रीड पे रिडायरेक्ट हो, जिससे अगर वर्डप्रेस पे जिन्होंने काम किया या किसी ने वो रिडायरेक्ट, जैसे एक्सेल पे अगर हम करते तो एक वर्ड लिखते हैं उसके बोलते हैं ये हाइपरलिंक इसके साथ कर दो, तो बेसिकली मैं समझ में आ गया था इसने क्या किया हमेशा। उसने वो लिख के उसके साथ हाइपरलिंक किया हुआ था पीछे वेबसाइट का, पीछे वेबसाइट थी XYZ करके कुछ करके वेबसाइट XYZ.Pakistan postal code करके, वो सब डोमेन से रिडायरेक्ट करके उसने वहां से लिखा। अच्छा जब मैंने कार्ड चार्ज किया ना 250 dirham कट गए थे। अच्छा उसके बाद वो बोलता रिफ्रेश आपका कार्ड नहीं लगा। मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है, 250 dirham कट गए यार, क्या मसला है। मैसेज तो आया नहीं, उसमें मैसेज आया कि नहीं आपका कार्ड चार्ज नहीं, आपको पेमेंट रिफंड हो जाएगी, अब दोबारा करें। फिर हमने दोबारा किया, फिर हमने तीसरी दफा किया, मैंने कहा ये मसला क्या है, फिर हमने कहा यार शायद नहीं हो रहा है, फिर दूसरा कार्ड निकाला। अच्छा हम भी जज्बाती थे, फिर हमने कहा यार ये शायद कार्ड का कि मुझे आज ही करना है जो करना है। मैंने कहा 225 रुपए तो है, कर देता जान छूट जाएगी। फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, ये फैसल बैंक का निकाला, फिर मैंने निकाला मिजान बैंक का, फिर मैंने तीसरा कार्ड भी निकाल दिया। और पता नहीं क्या मेरे इमोशंस से उसके साथ क्या मैं जज्बाती था। अच्छा तीनों कार्ड निकाले, तीनों से मजाक 200-250 dirham चार्ज हो गया आराम से, सुकून से। थोड़ी दिनों के बाद ख्याल आया, मैंने कहा कोड तो अभी अच्छा मुझे चार्ज हो गया, सुकून से घर बैठा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया यार ये पैसे तो कट गए, लेकिन मेरे अभी तक आया नहीं पोस्टल कोड, नहीं आया अभी तक। 2 दिन के बाद मैं वेट कर रहा था कि पार्सल तो आ जाए ना, मतलब कि अगर वो गलती से ही भेजता था तो शायद ध्यान नहीं आता। फिर मैंने देखा यार ये कुछ तो दिया गड़बड़ हुई है, 1 दिन के बाद ख्याल आया। लेकिन लकीली क्योंकि बैंक इतने स्मार्ट थे, किसी से भी पैसे चार्ज नहीं हुए मेरे। फैसल बैंक को मैंने कॉल की, मैंने कहा कि मेरे पैसे, कहता नहीं वो आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी थी, वो हमें पता था, वो हमारे पास काफ़ी लोग उन्होंने कार्ड चार्ज किए तो हमने नहीं, ना मिजान बैंक से कटे ना फैसल बैंक से। वो लकीली मेरे लेकिन पैसे नहीं कटे, अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कहा ये बचत हो गई। और मुझे याद पड़ रहा है कि वो था भी रमजान का टाइम, मुझे जहाँ तक याद रहा, जैसा आज रमजान है ना, ये होता है असर से पहले ये रहमतों का महीना तो आप बच गए। नहीं बच गया था मैं, मेरे कटे नहीं थे। लेकिन उसकी मुझे बाइंडिंग बहुत पसंद आई। यही होता है, पीछे आप उसमें आपने लिंक अटैच किया होता है। सेकेंडली एक चीज और भी हो रही होती है मार्केट के अंदर कि सपोज अगर फेसबुक का आपको देते हैं, तो मैंने अगर आपको एक लिंक शेयर किया कि यार तहसीन ये मेरी फेसबुक की नई प्रोफाइल है, आप चेक करेंगे फेसबुक लिखा होगा facebook.com, आप उस पर क्लिक कर लेंगे, फेसबुक का पेज खुलेगा, आपके सामने एक न्यू पेज खुलता है, उसको आपको आईडी पासवर्ड मांगने की कोशिश करेगा। आप बोलेंगे चलो यार हो सकता है मेरा मोबाइल जो है वो स्टार्ट किया था मैंने कल परसों में, तो वो आईडी पासवर्ड में दोबारा डाल देता हूँ। आप जैसे डालते हैं वो चले आता है वहाँ पे। अब इसमें होगा क्या कि आपके सामने फेसबुक का लिंक ही आया था, लेकिन उस फेसबुक के अंदर स्पेलिंग की इश्यूज थे। अब जैसे कि फेसबुक में आपके डबल ओ आ रहा है बुक के अंदर, अब डबल ओ की जगह ओ रखूं और सेकंड में 0 रख दूं, आपको नहीं पता चले, आप ऑन द स्पॉट नहीं पहचान पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैंने ए जो रखना है वो टाइम्स न्यू रोमन का नहीं बल्कि मैंने कैलोरी का रखना है, या मैंने किसी और राइटिंग एरियल का रखना है, तो उस फॉन्ट की वजह से भी आपको दिखेगा तो ए, बट आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे कि यार एक्चुअल फेसबुक के अंदर कौन सा ए था और यहाँ पर कौन सा ए यूज हो रहा है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर आपके पास ईमेल आती है, और मेरे बल्कि आपको शेयर भी करूंगा एक इमेज, तो उसमें हमारे पास कुछ आई थी कि microsoft.com की जगह से बल्कि उसमें लिखा था rnicrosoft.com, तो वो R और N मिलके M बन गया था। तो वो ऑन द स्पॉट दिखने में फील नहीं हो रहा था, बट अगर उसे देखा जाए तो फिर चेक हो रहा था कि हाँ ये R और N अलग अलग और R माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था। वो R माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल थी कि अपना जो लाइसेंस का पासवर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का उसको रिन्यू कर लें। अच्छा R ऐसे लिखा और उसने उसके बाद N लिखा हुआ, R और N कंबाइन था तो वो M लग रहा था, बट छोटा सा उसमें डॉट की जगह खाली थी, इसकी वजह से वो अलग अलग वर्ड से, तो वो गौर से देखने पे पता चल रही होती है चीजें, बड़ा ध्यान रखने, बहुत सारी चीजें। तो ये चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को इस चीज़ पे गाइड करना चाहिए कि आपने किस किस तरीके से बचना है और किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अच्छा तहसीन एक चीज़ और, आजकल जैसे कि एक एक्टिविटी हो रही है हमारे सराउंडिंग में कि यार आपके बेटे को या आपके फादर को या आपके भाई को हमने उठा लिया, थाने में वो बंद है और इसके लिए आप पैसे लिए। आपके सामने कोई ऐसा केस आया? अभी तक तो नहीं आया। मेरे सामने 2 से 3 केसेस आ चुके हैं। इसके अंदर से मैं एक सोल्यूशन एक देना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप अपनी फैमिली का एक पासवर्ड रखें।
जो आपकी फैमिली का पासवर्ड हो। सही। कि इन केस अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने आपके भाई को उठाया है या आपके फादर को उठाया है, आप उससे बोले ठीक है आपने उठाया है, आप बात भी मेरी करा देंगे, आप उनसे पूछिए मेरी फैमिली का पासवर्ड क्या है। सही है। क्योंकि वो पासवर्ड सिर्फ आपकी फैमिली के 5 अफराद हैं, 7 हैं या 10 अफराद हैं, सिर्फ उनको पता होगा वो पासवर्ड। वो पासवर्ड वो किसी से डिस्क्लोज ना करें, भले उनका कितना ही अच्छा कोई करीबी दोस्त क्यों ना हो। सही है। और वो भी चेंज करते रहे हर महीने। वो इट्स अप टू यू, आप उसको जितने चेंज करते रहना चाहें, बट कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली पासवर्ड रखें कि अगर कोई शख्स आके आपसे बात करने की कोशिश करता है या कुछ भी इन्फिल्ट्रेट करता है, बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि यार मुझे आपके पापा ने भेजा स्कूल से पिक करने के लिए, तो वो फौरन पूछेगा पापा ने आपको पासवर्ड बताया हमारा। सही है। तो उसको पासवर्ड जब नहीं पता होगा तो बच्चा उसके साथ ना जाए। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि हमने आपके भाई को उठा लिया है, आपके बेटे को उठा लिया है, तो बोले यार मुझे इस बच्चे से बात करवा दें, बच्चे से पूछे हमारा फैमिली पासवर्ड क्या है। नहीं होगा तो फिर लाजमी सी बात है आपको भी पैसे भेजने की किसी को जरूरत नहीं है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो एक एक्टिविटी होती नहीं, वो आपको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। और इस तरह के जब भी कोई एक्टिविटीज होती है ना, उसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ देखी गई है वो ये कि आपको एक हरी अप वाला जो है ना माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप जल्दी से कर दें काम। अगर आप जल्दी से नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका पैसे चले आएगा, आपके भाई को मार देंगे और इसको जेल हो जाएगी, या आपके बच्चे को उठा लेंगे। तो मतलब कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर आपको डराया जा रहा होता है कि आप जल्दी से बस ये काम करें, तो आप कंफ्यूज होकर, जिस तरह आपके साथ हुआ कि आपको अभी भेज रहे हैं आपका जो है वो, मैंने कहा शाम तक आ जाएगा, अच्छा है, तो बिल्कुल ऐसी तो आपको डराया जा रहा होता है कि आप बस जल्दी कर देंगे, तो डराते हैं, या आपको एक अपॉर्चुनिटी के मिस होने का आपको एक अंदेशा होता है कि यार ये मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, अगर मैंने इस पर क्लिक नहीं किया तो मेरे जो कॉइन्स हैं या मेरे जो रिबेट मुझे मिलना है, मुझे इंसेंटिव्स मिलने वो चले जाएंगे यहाँ से। आप उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो पैसे जाते हैं, मतलब सिर्फ आते नहीं है, वो सभी चले गए, सभी चले जाते हैं और नॉर्मली पूरे बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो बैंक वालों को पता नहीं चलता किस अकाउंट में ट्रांजेक्शन जा रही है। ये मेरा सवाल है, बोलते यार बैंक से पैसे निकल गए तो कहीं तो भेजता होगा ना, वो कहाँ भेजता, तो उसके बाद उसकी डेटा नहीं आ रहा होगा। आता है, लेकिन ये कि अब बैंक के उसके अंदर डिफरेंट चीजें देखिए ना, बैंक ने एक रूल्स बनाया हुआ है कि अगर हमारे एंड से कोई मसला होगा सो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर कोई बंदा आपको मैनिपुलेट करके आपसे खुद पैसे मंगवा लेते और आप खुद भेज रहे हैं उसको, तो फिर बैंक का कसूर नहीं है उसके अंदर। मतलब वो तो यूजर अपनी प्रोटेक्शन खुद करे ना, यूजर अपनी प्रोटेक्शन खुद करे। इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की जो अवेयरनेस है वो इतनी नॉर्मल होनी चाहिए, और हो गई है ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पर, और लोग समझते हैं इसको कि आप एक टेक के दौर में रह रहे हैं। अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है तो उसको पैदा करें अपने अंदर, उसको सीखें कि क्या क्या मार्केट में हो रहा है और किस किस स्कैम से, किस किस क्रिमिनल एक्टिविटीज से आपको किस तरह से अपने आप को बचाना है। क्योंकि आप जितना टेक की तरफ जाएंगे ये क्राइम्स आपके बढ़ते रहेंगे, और खुद को सिक्योर करना आपका काम है। कोई इदारे एक मास लेवल के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे जब आप खुद से गलतियां करते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि आप खुद से जो है चीज़ें ज़रा सीखें, और काफ़ी इदारे इसके ऊपर वीडियोज़ बना रहे होते हैं। पीटी की मैं देख रहा हूँ तो अक्सर वीडियोज़ आती हैं, गवर्नमेंट इदारों की अक्सर वीडियोस आ रही होती हैं साइबर एक्टिविटीज के हवाले से कि आप ये काम ना करें, आप ये काम ना करें, लेकिन ये कि लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और मजे की बात है इसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आज ये वाला स्कैम चल रहा है कल ये चल रहा है, ये डेली पे कोई ना कोई नया आता रहता है, अपग्रेड हो रहा होता है, ये अपडेट होता रहता है, हर कोई नई चीज आती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इतने अपडेट होते हैं कि वो नया कोई नई चीज लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसी हर दफा कुछ एक नया माइंडसेट लेके आएंगे कि आजकल क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को देखते हुए किया जाए। हाँ, ये ट्रेंडिंग पे काम कर रहे हैं। अब अगर आज आपके पास मैसेज आता है कि भाई वो फीमेल सूट्स के ऊपर जो है हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है और ये आज के लिए ऑफर है, और सिर्फ कंपनीज के सीईओज के लिए ऑफर है, तहसीन के पास लिंक आता है, तहसीन बोलेगा हाँ यार बीइंग सीईओ मेरे पास आ सकता है लिंक, आपके पास आइडियाज का लिंक आया, आपके पास खाड़ी का, आपके पास बोनेंजा XYZ किसी भी शॉप आउटलेट का कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप ऑन द स्पॉट पे क्लिक करते हैं और आपकी वहाँ से चीज़ें फिर आपको कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की आपको ऑफर्स प्रेजेंट की जा रही थी। आपका अमेजोन के ऊपर जो है सर वो $300 का जो है वो अमाउंट निकला है। एक्टिविटीज है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत सारे जो है वो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिंक आते हैं आपके पास। तो अभी तक चल रहा है मेरे पास, आज भी आते हैं कि आप बेनजीर इनकम में इन्वॉल्व हो गए। मैंने कहा कितनी दफा इन्वॉल्व होगा, इस नंबर पे कॉल कर लें, इस नंबर पे वो तो अभी तक आ रहे हैं, अभी तक आते हैं। तो बस लाइफ टाइम पॉलिसी लग रही है मुझे इनकी। वो हमारे बच्चों के टाइम पे भी चलती रही। अच्छा भाई एक बात बताएं कि ये तो भी हमने जो जर्नल डिस्कशन है, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अरसे से डिस्कशन चलता हुआ आ रहा है कि बैंक से ये तो अभी एआई के आने की वजह से, एआई को अगर हम देखें क्योंकि उस पर तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वो एडवांसमेंट में चल रहा है, तो एआई की स्टडी के दौरान या एआई के जो अभी आने वाले जो साइबर सिक्योरिटी वो क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तो बल्क में काम करता है भाई। तो बिल्कुल ऐसी ही मैं अगर थोड़े से कुछ अटैक्स आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि एआई की बेस पे हम किस तरह कर रहे होते हैं। आपने चैटबॉट्स के नाम तो सुना है, जिसपे आजकल काफ़ी सारी मार्केट जो है आ रही है कि हम बॉट्स बना के देते हैं।
इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो हैकर्स होते हैं वो बॉटनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉटनेट्स क्या होते हैं, ये भी इसी तरह के चैटबॉट्स होते हैं। अब सपोज बॉटनेट का काम क्या होता है, वो वन टाइम के अंदर 10,000 या 1 मिलियन बॉटनेट्स एक साथ आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अटैक किस तरह करेंगे कि वो आपको डिफरेंट मैसेजेस भेजेंगे, डिफरेंट क्यूरीज आपके पास जनरेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाएगा। अब सपोज आप एक बड़ा इदारा है, मैं आपके मेन सर्वर के ऊपर 1 मिलियन बॉटनेट जो है हिट करवाता हूँ। वो तमाम के तमाम बॉटनेट्स अपने मैसेज भेजना शुरू कर दें। मैंने 10,000 बॉट्स बनाए या मैंने 1,000 या 100 बॉट्स बनाए और सबको मैंने 10,000 बॉट जो है मैसेज करने का काम दे दिया। अब वो 100 बॉट्स 10,000 मैसेज के बल्क जब भेजेंगे आपके सर्वर के ऊपर, तो उसके बाद आपका सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब वो सर्वर डाउन हो जाएगा, आपको इट सीम्स लाइक कि यार मेरा सर्वर डाउन हुआ है, शायद कोई ऊपर बैकएंड से मसला आया होगा या हैंग हो गया कुछ देर के लिए, हम इसको रिट्राइव कर लेंगे। आप उसमें 5-10 मिनट आधे घंटे का आपका टाइम होगा कि हम इसको रिट्राइव कर लेंगे। इतनी देर के लिए आप कोशिश भी कर रहे होंगे, बट मैंने आपका फ्रंट व्यू आपके लिए हैंग किया हुआ है। बैक एंड से मैंने आके बैकडोर क्रिएट किया था, किसी भी वजह से कर सकता हूँ क्रिएट उसको। बैकडोर मैंने क्रिएट किया, आने के बाद आपका डेटा वहाँ पे मैंने चेक किया। बीइंग योर ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेटा चेक किया, चेक करके उस डेटा में से जो डिलीट करना है वो डिलीट किया, जो मैनिपुलेट करना है वो मैनिपुलेट किया, जो चीज़ लेकर जानी थी वो कॉपी की वहाँ से, और उसके बाद में चला गया। उसके बाद बॉटनेट्स को मैंने स्टॉप कर लिया। आपका सर्वर यहाँ से ओके हुआ, आपने बोला हाँ कुछ इंफ्रा का इशू आया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा, हमने सेट कर लिया, आप अपने काम करने के लिए लग गए। बट एक शख्स जिसको चीज़ चाहिए थी वो आपके पास आके चीज़ें देखकर, जो डिलीट करना था वो करके, और जो चीज़ें उसको लेनी थी, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, वो वहाँ से लेकर चला गया। तो ये बॉट्स जो हैं ये काम भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर एक बॉट्स को मैं बनाता हूँ और उन बॉट्स को बनाकर मैं इस काम पे लगाता हूँ कि वो पासवर्ड क्रैकिंग का काम कर रहे हैं, 1 बाय 1 सारे पासवर्ड्स को चेक कर रहे हूँ डिक्शनरीज के, तो उसके बाद उसके लिए भी वो बॉट्स जो है वो सारा काम कर रहे होंगे। जिस चीज़ को करने के लिए मुझे डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट लोगों को बिठाना पड़ता है कि यार आप यही काम करें, वो तमाम के तमाम काम मैं बॉट्स को असाइन कर सकता हूँ। वो सारे के सारे काम मेरे बॉट्स जो है वो कर रहे होंगे। यानी कि हैकिंग की भी समझे जो स्टार्टिंग की जो लेयर्स थी वो बॉट्स जो है खा चुके हैं। ब्लॉक कैसे करेंगे? इसके लिए आपकी जो फायरवॉल्स हैं कंपनीज की वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और उन फायरवॉल्स ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास अच्छी क्रिएट कर दी हैं कि जिसकी वजह से आपकी चीज़ें सिक्योर रहती हैं। सेकेंडली कि जो बड़ी इदारे होते हैं वो बड़े इदारे अपने पास एक हनी पॉट क्रिएट करके रखते हैं, यानी कि सर्वर का एक कॉपी करके रख रहे होते हैं कि इन केस अगर वो आता है तो सर्वर से कुछ थोड़ा सा पहले ही एक समझे कॉपी सर्वर उनका मौजूद होता है, वो उसमें आके डेटा लेगा, उसमें इतना डेटा होता है जो देने लायक होता है, तो वो वहाँ पे आके चीज़ दे सकता है और उसके बाद वो चला जाएगा, उसको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा होगा। बट अगर हैकर बहुत ही कोई होशियार है तो फिर वो आपके डायरेक्ट सर्वर तक भी एक्सेस करने की पूरी कोशिश कर सकता है। बट वहाँ पे डिफरेंट आपके लेयर्स होती हैं, और इसके लिए हमारे पास SOC और SIEM के सॉल्यूशंस होते हैं कि जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं 24/7 कि आपके पास अगर कहीं से रहमतें आ रही हैं इस तरह की तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इस चीज़ से। अच्छा, हम रमजान में बरकतों के महीने, हाँ इसलिए मैंने रहमतों का नाम लिया, यानी कि हैकर्स की कहीं आपके पास अटैक्स आ रहे होते हैं तो वो जो आपके SOC की जो टीम होती है जो 24/7 ऑपरेट कर रही होती है उसको पता चल जाता है कि भाई इस जगह पे इतनी हमारी जो लेयर्स हैं ये ब्रीच हो गई हैं, तो मजीद लेयर्स ब्रीच होने से पहले पहले आप उसको कोई ना कोई प्रिकॉशंस मेजर आप कर लेते हैं। और सेकेंडली ये कि इदारे जितने भी हैं वो तमाम अपना जितना भी डेटा होता है उसका बैकअप लाजमी रखने के, इन केस अगर ये चला जाता है तो हमारे पास बैकअप हो, ताकि हम ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर जब एम्प्लॉयज़ आ रहे हो तो हम लोग उसको अपने सर्वर बिल्कुल जीरो करके बैठे हो, तो वो बैकअप हो ताकि वो जीरो टाइम के ऊपर उसको स्टार्ट कर सके अपने सर्वर वो रिवर्स तो हो जाए एटलीस्ट, बैकअप कर दे, अगर डिलीट वगैरह कर गया तो फिर आपके लिए मसला होता है। इसलिए आपको जितना भी होता है, जो कंपनीज हैं जिन्होंने भले क्लाउड के ऊपर भी रखा है बट वो कोई ना कोई सर्वर के ऊपर अपनी चीजें रखी होती है उन्होंने इंडिविजुअल साइट पर, कि इन केस अगर यहाँ से हमारा डेटा चलेगा सेकंड एक ऑप्शन हमारे पास है जहाँ से हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। और जो आजकल हमने प्रैक्टिस बनाई हुई है, सारी तस्वीरें क्लाउड पे की हुई है, सारा डेटा क्लाउड पे किया हुआ है, तो ये एक अलग मसला है। ये आपका बिल्कुल एक अलग मसला है। तो वो सिक्योर होते हैं क्योंकि वो तो जीमेल ने तो परमिशन मांग ली है, अगर हमारे पास आईफोन है उससे भी परमिशन मांगी है, और वो सारा क्लाउड पे जा रहा होता है। और बल्कि अब हम इतना साइको हो गए, जब तक क्लाउड होता नहीं हम टेंशन में भी रहते हैं। हम टेंशन में रहते हैं। असल में हमने तो अपनी सारी चीजें अब दे दी है ना क्लाउड को, अब सेंट्रलाइज होती जा रही सब चीजें, तो ठीक है एक लेवल तक सबकी सिक्योरिटीज है, लेकिन वही वाली बात सिक्योरिटीज अ मिथ। अगर क्लाउड कोई एक हैक होता, आपके सामने कुछ टाइम पहले आया था आपका क्लाउड फेयर का, जिसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट्स काफी सारी जो है वो बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी आई थिंक 2 से 3 घंटे के लिए। आप बनाते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया हो, क्लाउड फेयर का अटैक था, पूरी दुनिया पे अटैक हुआ था क्लाउड फेयर का। तो इस तरीके से अगर किसी बड़े इदारे के ऊपर अटैक होता है, अगर कोई जीमेल के प्लेटफॉर्म पे अटैक करता है या हॉटमेल के प्लेटफॉर्म पे अटैक करता है, तो काफ़ी सारी आईडीज़ जो है, पासवर्ड जो है वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ किया सकते हैं, और उन आईडीज़ में रखी हुई आपके गूगल की आपकी जो फोटोज़ हैं और आपकी चीज़ें वो भी जाती जाती हैं। तो उसको कैसे सिक्योर रखेंगे? अगर उसको ड्राइव में रखेंगे तो भी मसला, इतना टाइम चाहिए, टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि बैकअप आपका लाजमी होना चाहिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप रिट्राइव कर सको अगर इनकेस वो चला भी जाता है।
उनको बैकअप पर बनाए, बैकअप आपका लाजमी होना चाहिए इस चीज का, या कोशिश करेंगे ना डालें क्लाउड पे। इसकी क्या प्रैक्टिस? हमने एक प्रैक्टिस तो हमने मेरे तो दिमाग में बैठा ली है कि फेसबुक पे बच्चों का टैगिंग नहीं करनी, फैमिली की टैगिंग नहीं करनी, या तस्वीरें नहीं डालनी, और कभी भी चाहिए। एग्जैक्ट जो है वो डेट्स वहाँ पे मेंशन नहीं करनी बर्थडे की या किसी भी चीज की। लाइक अगर आज फॉर एग्जांपल किसी के घर में बर्थडे हो भी रही है, आपने पिक्चर्स लगाने का आपको शौक है, ठीक है, आप लगाएं, आप 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लगाएं। अगर आप आज दुबई से होकर आ रहे हैं, आप यूएसए किसी कंट्री शहर से होकर आ रहे हैं, या आप जो है वो टर्की से होकर आ रहे हैं, XYZ कहीं से भी आप जा रहे हैं, या आपने नेशनल टूर किया है, आप आज गए हैं, आप इस हफ्ते में हैं, या आप इस 10 दिन के अंदर हैं, बट वो पिक्चर्स आप आने वाले 10 दिन के बाद लगाइएगा। व्हाट्सएप पे लगा दें। हाँ, व्हाट्सएप पे मतलब एटलीस्ट लोगों को पता होना हो कि करंटली आप कहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कर रहे हैं, करंट एक्टिविटीज आपकी क्या है, आपको उस तरीके से फिर लोग मैनिपुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो हम अपनी पिक्चर्स को कैसे सिक्योर करें? सबसे ज्यादा मुश्किल ये कि अभी मैंने तो कुछ ये भी देखा है कि हर बच्चे के अपने अपने मोबाइल है और उस पर भी उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं और पूरा सिस्टम चल रहा है। ये बच्चों को हमें सिखाना होगा कि आपने क्या चीज जो है वो अपलोड करनी है और क्या चीज अपलोड नहीं करनी। आपको एक लिमिटेड चीज है, आप उनको बताएं कि भाई आप यही चीजें अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली यूज करने का पर्पस क्या है, मार्केटिंग। अब एक बच्चा जो डिफरेंट कोर्सेज कर रहा है तो उसको दिखाना है कि भाई मैंने ये कोर्सेज कर लिया, आप अपने कोर्सेज की आप सर्टिफिकेट की शील्ड लेते हुए, आप सर्टिफिकेट लेते हो, आप पिक्चर्स आप अपलोड करें कि आज मैंने फला सर्टिफिकेट जो है वो अचीव कर लिया है, मेरे पास ये डिग्री आ गई है, आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। बट आपके सराउंडिंग की चीज़ें, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी कुछ सीक्रेट्स या आपके लाइफ की कुछ अच्छे मोमेंट्स, आप वो चीज़ें अपलोड ना करें कि जिससे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकें कि यार ये ऐसा पॉइंट था कि जिसमें इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हम इस चीज को लेके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारी पॉडकास्ट स्किल बेस्ड होती है। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहिए और अपने आप को पढ़ाना चाहे, इसमें सर्विसेज देना चाहे, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से एजुकेशन हासिल करेगा? अच्छा देखिए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको थोड़ा सा नेटवर्क के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं। सेकेंडली ये कि फिर उसके बाद उसको एथिकल हैकिंग की तरफ आना चाहिए। असल में देखिए, सिक्योरिटी के अंदर भी 2 मेजर डोमेन्स आपके काम कर रहे होते हैं। एक होता है अटैकर्स का, जिसको हम हैकर्स कहते हैं, और एक होता है डिफेंडर्स का, जो आपके पास ब्लू टीमिंग के लोग या सॉक या सीन के सोल्यूशन वाले कहलाते हैं, जो कि फायरवॉल्स पे ऊपर, शील्ड्स के ऊपर, एंटीवायरस बनाने पे काम कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि वो सिक्योरिटी साइड पर जाना चाह रहा है डिफेंडर्स की तरफ, या वो अटैकर्स की तरफ जाना चाह रहा है जो कि हैकर्स की कैटेगरी है। इन दोनों में डिफरेंट तरह की आपकी जो है वो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस होती हैं। पैसा किस पे ज्यादा मिलेगा ये बताएं यार, सब कुछ छोड़। देखिए, अगर मैं हैकर्स की बात करूं तो कंपनीज को हैकर्स की जरूरत होती है, उनके पास रेड टीमिंग का स्टाफ बैठा होता है, बट वो कम बैठता है। अगर मैं बात करूं मास लेवल के ऊपर अच्छी उसमें, तो अगर एक कंपनी को 20 जो है वो ब्लू टीमर्स चाहिए हैं, तो उनको 2 जो है या 3 जो है वो रेड टीमर्स चाहिए, अटैकर्स। यानी कि ये रेशियो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 20 पे 3 का रेशियो उनके आ रहा होता है। इतने कम चाहिए होते हैं, लेकिन जब वो 3 चाहिए तो उन 3 की फिर पे भी थोड़ी बेहतर होती है उन 20 के मुकाबले में। वो अटैकर है ना, वो क्योंकि वो अटैकर्स है। उस अटैकर्स का काम क्या होता है? सवाल ये आता है कि हैकर्स का काम तो है ही यार गलत काम करना, तो हैकर्स तो क्यों कंपनी हायर कर दी है? तो हैकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव चीज़ों में यूज़ नहीं हो रही होती, इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग। और आप हैक करने का आपका जो मेन पर्पस होता है वो होता ही है कि आप किसी भी इदारे के जो लूप होल्स हैं उनको फाइंड आउट करके दे रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके घर में आने का रास्ता कौन सा है, तो आप बोलेंगे यार मेरा मेन डोर है, वहां से आप घर में आ सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल होगा, हर इदारे का है, ठीक है। यानी कि आपकी जो कनेक्टिविटी उस डोर के थ्रू हो रही है। अब जो चोर होगा वो कभी भी आपका मेन डोर से नहीं आता, वो कहाँ से आएगा? वो आपके घर में कोई ऐसा रास्ता देखेगा जहाँ से वो इंटर हो सकता है। इट कैन बी योर एनी होल, जहाँ से वो आ जाए, वो आपकी रूफ टॉप हो सकती है, ठीक है। वो आपका कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जहाँ से वो चोर इंटर होगा। तो इसी तरीके हैकर जो होता है वो सर्च कर रहा होता है कि इस सिस्टम के अंदर अगर मुझे इंटर होना है तो मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं, या मैं किसी ऐसे शख्स को अपना दोस्त बना लूं जो इनके घर में मुझे लेके आ सके या सिस्टम में मुझे लेके आ सके। तो वो उस तरह के किसी पर्सन को फिर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। यानी अगर किसी कंपनी के HR हेड को मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, तो उस HR हेड के थ्रू मैं उसकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन तमाम को ईमेल रिलीज कर सकता हूँ कि भाई आज जो है हम अपनी तमाम की तमाम एम्प्लॉयज के पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो जितने भी आप लोग हैं तमाम अपनी ईमेल और पासवर्ड जो है मुझे मेल कर दे इसी आईडी के ऊपर, क्योंकि मैंने हेड की आईडी को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। अब पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज सब ने मुझे अपने आईडीज और पासवर्ड दे दिए, और फिर उसको यूज करेगा, उसको फिर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से एथिकल हैकिंग के अंदर आपके डिफरेंट कोर्सेज आते हैं। आपका EJPT का कोर्स आ जाता है, सीजम आ जाता है, आप इसके बाद डिफरेंट आपके कोर्सेज आते हैं, आप वो कर सकते हैं कि जिसमें आप एक साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर प्रोफेशनल आप बन जाते हैं। स्टीम साइट पर जाते हैं, सॉक साइट पर जाते हैं, तो वहाँ आपकी डिफरेंट सर्टिफिकेशन अलग है, जो ब्लू टीमिंग के अंदर आप काम कर रहे होते हैं डिफेंडर्स की तरफ।
और ऑनलाइन भी कोर्सेज मिल जाते हैं ऑनलाइन बहुत सारे इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन अब तो काफी सारे इदारे आपको फ्री कोर्सेज दे रहे होते हैं। इनिशियल लेवल के कोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं। और अगर हमने अपनी सेल्फ एजुकेशन के बारे में कुछ हासिल करना हो कि यार ये सेल्फ स्टडी कर लें कि हम अपने आप को अवेयरनेस चाहता हूँ कि यार इस तरह के हैक्स चल रहे हैं, तो डेली टू डेली अब हम अपने आपको अपडेट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको लाजमी कोई ना कोई इस तरह के लोगों के साथ अपने खुद को कनेक्ट करना होगा कि जो इस तरह की चीज़ें अवेयरनेस की दे रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उस तरह के लोगों को अटैच करें। कुछ गवर्नमेंट की जो चीज़ें आ रही होती हैं, मैसेज आ रहे होते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें कि भाई क्या मैसेज दे रहा है। नॉर्मल जिस तरह हमारे पास पीटीए का मैसेज आता है, हम सिंध में मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के हमारे पास मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने किसी को पासवर्ड अपना शेयर नहीं करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। आपको बैंक्स के मैसेज आ रहे होते हैं, तो उन मैसेज को हम निगलेक्ट कर दें कि अच्छा ये नोटिफिकेशन इसको हटा दो। एटलीस्ट पढ़ लें उसको कि यार क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या कुछ नया हुआ है इस तरह का जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इस तरह की आई है। दूसरा ये कि अपने सराउंडिंग में उन लोगों को रखें जो इस तरह की कैटेगरीज के ऊपर आपसे बात कर रहे हो, ताकि आप उसमें अवेयर भी रहें। और अगर सीखने की जहां तक बात है तो काफी सारे आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, नेटवर्क चक हो गया, आपके पास काफी सारे मल्टीपल चैनल्स जहाँ से आप एथिकल हैकिंग प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। अब हैकिंग जो है वो सिर्फ वेबसाइट से सर्वर्स की हद तक महदूद नहीं है। आप इतना इस तरह के एडवांसमेंट की तरफ है कि आप IoT डिवाइसेस से घिर चुके हैं। आपके हाथ में पहनी हुई डिजिटल वॉच, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके घर में एलेक्सा, मैक्सिमम थिंग्स, आपके स्मार्ट सिटीज आपके बन रहे हैं, स्मार्ट होम्स आपके बन रहे हैं। तो IoT डिवाइसेस जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। ओहो, ये एक अलग टॉपिक है। तो दिस इज अनदर टॉपिक जिस पे बहुत जिस पे हम कहते हैं कि मोबाइल से ही अभी अपना AC बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। गाड़ियां भी आ गई, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ही वो यहीं से दबाता है बटन, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ऑन हो जाती है, उसमें AC ऑन हो जाता है। ऐसे ही वो कहता है AC ऑन हो गया ताकि मेरी गाड़ी ठंडी मुझे मिले। तो आप IoT डिवाइसेस पर घिर चुके हैं सराउंडिंग। तो बस ये कि मैक्सिमम साइट पे खुद को किस तरह सिक्योर रखना है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आपको लेती रहनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को बचा सकें और आपकी चीज़ें जो है ब्रीच होने से बच सकें। और थोड़ा सा दूर रहना भी सीखे मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी। मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाए, मतलब हर चीज़ ही आपने अपलोड नहीं कर देनी है। अच्छा, एक चीज़ और भी प्रैक्टिस में रखें। अब जिस तरह बीइंग अ पब्लिक फिगर हम डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जा रहे होते हैं, तो हर इवेंट के अंदर एक फॉर्म आपके पास आया था कि इसको फिल कर दें और इस पर अपना NIC नंबर डाल दें, ये नंबर कर दें, वो कर दें। अब जो पर्सन आपको वो लिंक शेयर कर रहा होता है, जहाँ से वो लिंक आ रहा होता है, आप उसको जानते हैं पर्सनली, ठीक है, वो फिर भी आपको कहता है कि इसको रजिस्टर एटलीस कर लो। अब अगर वो किसी सेंसिटिव एरिया के अंदर वो इवेंट नहीं हो रहा, तो आपको एग्जैक्ट NIC देने की भी जरूरत नहीं है। सही है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं अपने कितने कोई NIC नंबर अलग अलग करके दे चुका हूं लोगों को, और उन इवेंट्स के अंदर मैं जाता रहता हूं। हाँ, अगर आप किसी सिक्योर एरिया के अंदर जा रहे हैं जो कि आपका फोर्सेस का एरिया है, तो वहां तो आपको पता है कि आपको NIC दिखाना पड़ेगा, वो नंबर आपका मैच करेंगे कि एंट्री हुई है नहीं हुई है, वहां समझ में आता है। अदरवाइज जो नॉर्मली इदारे आपसे इवेंट करा रहे होते हैं, आपका NIC नंबर ले रहे होते हैं, वहां पे भी आप कोशिश करें कि अपने एग्जैक्ट नंबर NIC का, या अगर आपकी डायरेक्ट बंदे से बात है तो फिर आप फोन नंबर भी अपना एग्जैक्ट उसको ना दें। मैं अगर आपको बताऊं, मेरा जो एग्जैक्ट नेम है, जो मेरा कंप्लीट नेम है, वो आज तक लोगों को नहीं पता। जो मेरे NIC में मौजूद है वो मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। उस नेम से मेरी कोई ID नहीं बनी हुई, क्योंकि वो मैच ना कर जाए वहां से। एग्जैक्टली। जो कंप्लीट नेम आपका होता है, आपने कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रखनी होती हैं कि जो सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को पता हो। जैसे भी आपका नाम है सैयद अजमत, तो उसमें कुछ आपने आगे पीछे किया। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी जो मेरे NIC पे एग्जैक्ट है वो आपको नहीं पता होगा, वो मेरे सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा चेंज करके रखें कि निक नेम, सोशल ID को निक नेम से बना दें। एग्जैक्टली। तो ये दिस इज द पॉइंट, क्या ये वो हमारा निक नेम है, ये आपका नेम है, लोग आपको उससे पहचानते हैं। अब आपके नाम के लिए फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, 2 लेटर इनफ है आपके लिए। अब नॉर्मल लोगों का सिर्फ 2 नेम्स का नहीं होता, आपका कुछ ना कुछ आगे पीछे वो लगी होती है नेम्स की, आप वो ना शो करें किसी को भी, ताकि लोगों को वही पता हो कि जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। आपने प्लेटफॉर्म्स यूज करें ना सोशल मीडिया, आपने जिन पर्पस के लिए यूज करना है वो पर्पस आपके पूरे हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्या जरूरत है अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहां पर देने की, या आपको क्या जरूरत है हर जगह अपना NIC नंबर शो करवाने की। थोड़ा इतिहास से चले, इमोशंस को कंट्रोल में रख के ये सारा गेम मुझे लगता है 90-80% इमोशंस का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके दुनिया में 80% जो अटैक्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में काउंट होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स दुनिया में 80% है, यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन को अटैक किया जाता है वो उसकी आपके पास परसेंटेज 80% है। 20% अटैक्स होते हैं जो कि इदारों के ऊपर किए जा रहे होते हैं, बाकी ज्यादातर पर्सनली कर रहे होते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपका एक बार कोड मैं आपको देता हूं, आप मेरी शॉप पे आते हैं, मैं आपको बार कोड दूं, आप इस पे सर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दें, आपने जिस उस पे क्लिक चेक किया, मैंने बार कोड के पीछे कोड बाइंड किया हुआ था जिसने आपके सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल कर दिया।
क्या इंस्टॉल कर दिया? की लॉगर इंस्टॉल कर दिया। ये क्या चीज है? की लॉगर ये होता है कि आप जो भी कीज प्रेस करेंगे वो तमाम मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। ओए हो, इतना खतरनाक। ये भी किया जा सकता है। तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे उसको भाई, फिर अगर उसका स्कैन नहीं? तो बस जो आपके बारकोड्स होते हैं, आप उन इदारों उन इंस्टीट्यूट्स पे या उन आउटलेट्स पे आप वो बारकोड आप यूज़ करें जहाँ पे श्योर हो कि हाँ यार ये किसी बैंक का आपका बारकोड है, आपने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, और उसी वक्त आप जैसे आप ट्रांसफर करें तो आपके पास मैसेज आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप उससे फिर बात करेंगे भाई ये क्या हुआ, क्यों मैसेज नहीं आया मेरे पास से ट्रांसफर नहीं हो रहा, हालांकि सब चीज़ें सही हैं। आप बैंक से अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी कंपनीज के साथ, और जहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं कोशिश ये होनी चाहिए। नॉर्मली तो आजकल आपके पास वैसे आपको पता है पाकिस्तान जो है वो कैश फ्री इकोनॉमी तो आपका है नहीं, तो आपका कैश तो चलेगा, तो कोशिश करें आपके पास कैश मौजूद हो, आप उससे काम कर सकते हैं। अच्छा मेरी ये बात बताएं, एआई के आने की वजह, एआई जो है उसकी भी तो कुछ अपने आ रहे होंगे ना नए नए तरीके, क्योंकि एआई भी अपडेट हो रही है। हाँ, एआई के डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हमारे पास जिस तरह एआई के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो एआई सिर्फ बॉट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, उसमें बॉट्स में डिफरेंट तरह के माइंडसेट वो चाह रहे होते हैं। उसमें तरीका ये होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी से रिक्वायरमेंट आएगी, सर हमें बॉट्स बनाना है, और वो बॉट हमारा होना चाहिए हमारी एचआर कंपनी के लिए, एचआर की टीम के लिए। तो उस बॉट की उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारे पास 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई एम्प्लॉय आया होता है और वो आगे पूछ रहा होता है कि सर मैंने छुट्टी कर ली है, मेरी लीव एनकैशमेंट कितनी होगी, या मैं बीमार हूँ, मुझे जो मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा, या मेरा व्हीकल अलाउंस कितना है, XYZ कोई भी परेशानी पूछने के लिए वो अपना एचआर के पास आ जाता है। उन्होंने कहा कि यार हम चाह रहे हैं कि हम अपनी तमाम की तमाम कंपनी की पॉलिसी जो एचआर की होती हैं वो हम एक मेमोरी के अंदर डाल दें और उसको हम अलाइन कर दें अपने सिस्टम के साथ, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उससे पूछ लें कोई भी सवाल, तो वो उसको आंसर करता रहे, तो वो उनकी कंपनी के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, उनकी एचआर टीम के लिए। इसी तरीके से हमारे पास बॉट्स की रिक्वायरमेंट कुछ आती हैं जो आ रही हैं टेक के लिए, कि अगर मेरे सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, इंफ्रा के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो एटलीस्ट मेरा जो बॉट है वो मुझे इतना समझा दे कि मैं उस मसले को एटलीस्ट रिजॉल्व कर लूँ, कि किसी हेड ऑफ आईटी को आने की या किसी सीआईओ को आने की जरूरत ना हो, हम लोग नीचे की जो टीम है वो उसको कैटर कर सके, तो इतना उसको कैपेबल कर लिया जाए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट इस वक्त इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रही है जो कि एआई को यूज़ करते हुए वो लोग करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप बात करें तो हाँ बताएं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपके पास जो है आरपी की आपके पास सर्विसेज मौजूद है, इंडस्ट्रीज आपको दे रही है, हम आरपी आपको दे रहे होते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इस तरीके से आपको बिजनेस प्रोसेस माइनिंग की आपको जो है वो ऑफर दी जा रही होती है कंपनीज के अंदर, यानी कि किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनको प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, कम रिसोर्सेज के ऊपर एक अच्छा आउटपुट आप जनरेट कर सकते हैं। आप किस तरह के बॉट गए, थोड़ा सा और भी बताएं, कि मैंने देखा है कि साइबर सिक्योरिटी के अटैक के भी तो बॉट आ गए होंगे जो डिफेंडर होंगे वो लगा देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ऐसी है, यानी कि आपकी जो फायरवॉल्स या आपके जो एंटीवायरस है वो यही काम कर रहे होते हैं। उन्होंने भी बॉट बना दिए मेरे ख्याल से। वो बॉट्स तो नहीं, खैर उनकी फायरवॉल्स के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है वो की जा रही होती हैं कि जिसकी वजह से अटैक्स को, यानी कि रहमतें जो आप पे आती हैं तो उनको रोका जा सके। तो एआई आपका वहाँ पे भी सिक्योरिटी कंसर्न में भी काफी काम आ रहा है, लेकिन वही बात है कि जब एआई सिक्योरिटी कंसर्न में काम आ रहा है तो वो अटैकर्स के लिए भी काम आ रहा है, तो दोनों की जंग जो है वो लगी रहती है, यानी कि मैदान में हमेशा दो आपकी फोर्सेस रहती हैं, एक मारने वाली और एक बचाने वाली, ये वाला सीन वहाँ रहता है। और ये डेली अपडेट्स होते हैं, ये डेली अपडेट्स हैं। अटैक्स आपके हम देखते हैं कि नॉर्मल गूगल की जो पैचेस आते थे वो साल में 1 या 2 पैचेस आते थे, अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर लाजमी कोई ना गूगल का पैच आ रहा होता है, और वो सारे के सारे मैक्सिमम जो वो 0 डे एक्सप्लॉइट्स होते हैं। 0 डे एक्सप्लॉइट आपका वो अटैक होता है कि वो दुनिया में कभी परफॉर्म हुआ ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ है, तो आज ही वो ईजाद हुआ है, तो उसको 0 डे कहा जाता है। तो वो 0 डे अटैक्स आपके परफॉर्म हो रहे हैं इस वक्त काफ़ी जगहों पर, यानी कि हर दफ़ा एक नया अटैक आ रहा है, तो आप उसको किस तरह रिकॉग्नाइज कर रहे करेंगे। ये मेरे ख्याल में भी सारे मैक वगैरह भी हर 3 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद ये अपडेट दे रहे हैं। इनकी नई अपडेट्स आ रही हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि इनकी अपडेट्स इतनी जल्दी आती हो, साल में 1 या 2 मैक्स इनकी अपडेट्स आती थी, बट अब इनकी तकरीबन हर महीने कोई ना कोई अपडेट्स आ रही हैं। अच्छा, ये मैंने नोट किया तकरीबन 1-2 महीने से ये हो रहा है कि मैंने कि अभी तो अपडेट किया था 10 दिन 15 दिन पहले, नहीं अपडेट्स आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी, आपने सही नोट किया सर। और वो अपडेट कर लेना चाहिए या इसके भी कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई पैच उनका रिलीज जो कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल फाइंड आउट हो चुका होता है, उनको चीज़ मिल जाती है, तो वो उसको फिर सिक्योर करने के लिए एक और उसकी अपडेट मार्केट में लॉन्च करते हैं कि आप इसको अपडेट कर लें ताकि इस पैच से आपको कोई खतरा ना हो। अब होता ही है कि ये कंपनीज नॉर्मली हैकर्स तो इनको अटैक कर रहे होते हैं, बट इन कंपनीज ने अपने कुछ जो नए फीचर्स ये लेकर आते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उनको कुछ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका हैकर वन हो गया, आपका हैक द बॉक्स हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की
प्लेटफॉर्म्स को ये लोग अटैच करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एप्पल के अंदर चाह रहा हूँ कि मैंने XYZ कोई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, तो इन XYZ फीचर्स पे जो अटैक करेगा, अटैक करके हमें रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसको हम उसके ऊपर बाउंटी देंगे। तो ये बग बाउंटीज कहलाती है, यानी कि बग्स निकालना उनके प्रोग्राम के अंदर जो हमने बना लिए, आप इसको टेस्ट करें और अगर कोई बग निकलता है हमें बताएं, हम उसको आपको उसकी बाउंटी पे करेंगे, पेमेंट करेंगे उसकी। तो जो निकालता है उसके अंदर बग्स, उसका वो पेमेंट करते हैं और उस बग्स को वो अपने पास फिर सही कर लेते हैं। तो इस तरह से कंपनीज की जो चीज़ें वो चल रही होती हैं, हालांकि अपनी टीम्स होती है, बट ये ओपनली भी लोगों से करवाया जाता है। अच्छा सुन भाई, बहुत हो गया और बड़ा अच्छा लगा बात करके, बड़ा अच्छा डिस्कशन लगा। कोई लास्ट में कोई हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहिए, कोई ऐसी बात आपको लगता है जो डिस्कशन होनी चाहिए थी रह गई है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आप कोई लास्ट मैसेज आप मुझे दे सकते हैं? तहसीन, बातें तो हमारी खैर माशाल्लाह काफ़ी सारी हो गई, बस ये है कि जो भी आप चीज़ें अपनी सोशल मीडिया पे करें उसको ज़रा लिमिटेड करें, ठीक है। बच्चों की तमाम चीज़ें आप कोशिश करें बच्चों की या फैमिली मेम्बर्स की अपलोड ना किया करें ज़्यादा, और ख़ास तौर पे एग्जैक्ट डेट्स के साथ, एग्जैक्ट नेम्स के साथ ना किया करें। सेकेंडली ये कि आप किसी भी मेलिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें, किसी अननोन पर्सन के आए हुए मैसेजेस पे क्लिक्स ना करें, लिंक्स पे, इमेजेस पे या PDFs पे अननोन लोगों के लिंक्स, इन चीज़ों से एहतियात करें। और दूसरा ये कि अपने फैमिली का कोई ना कोई एक पासवर्ड रखें, ताकि वो पासवर्ड सिर्फ आपकी फैमिली का हो, तो कोई भी अगर मिसहैप होता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को पासवर्ड पता होगा, तो कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता फिजिकली। फिर थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट मैंने इसलिए भी किए क्योंकि बड़ी हो जाती है, मैंने देखा उसके व्यूज़ कम आते हैं। तो मुझे अगर कमेंट आते हैं कि भाई हमारे ये सवाल है सिक्योरिटी में, हमें इस तरह से हुआ है, किसी की भी कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हम एक ही घंटे में पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ एक अलग तरीके से हैक हुआ है, किसी के पास किसी का व्हाट्सएप हैक हो रहा है, किसी का बैंक अकाउंट, तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उनको दोबारा बुला सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके क्या कमेंट आ रहे हैं, और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। तो अगर कमेंट हमारे पास आते हैं आपको दोबारा बुलाना है, तो हम इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।